Hello friends, in this PYQ series, we will be solving all the magnetostatic problems which came in previous year. और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक के उन सारे प्रॉब्लम्स को जो 2023 पेपर के सेट 1 में आया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए से 1 मार्क्स का और इसमें हमें टिक करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन है, अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट. It will be repelled by both the poles, attracted by both the poles, repelled by north pole and attracted by south pole, attracted by north pole and repelled by south pole. तो इस क्वेश्चन में मेनली किसके बारे में बात किया गया है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? ये एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको अगर हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स खुद को क्या कर लेंगे? मैग्नेटाइज्ड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज मैग्नेटिक मटेरियल्स गेट मैग्नेटाइज्ड। अब डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है? डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है कि दीज टाइप ऑफ सब्सटेंस डू नॉट हैव देयर ओन मैग्नेटिक मोमेंट। सो जो भी हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनका खुद का कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव नो मैग्नेटाइजेशन, बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जब ऐसे मटेरियल्स को हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक substance get feebly magnetized, but in direction opposite to the direction of applied field. तो क्या होगा? जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेंगे? फीबली मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, बट उनके जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सपोज अगर ये कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज क्रिएटेड बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल, एंड इफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो जो भी ये एक्सटर्नल फील्ड ऑफ लाइंस होंगे ये सारे के सारे फील्ड ऑफ लाइंस इस मटेरियल से बाहर ही पास कर जाएंगे। मतलब कोई भी जो फील्ड लाइन है वो इस मटेरियल के अंदर से पास नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज दीज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो ये क्या करेंगे? दे विल रिपेल दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। सो दैट्स व्हाई ऑल द फील्ड लाइंस विल नॉट पास थ्रू दिस मटेरियल। तो सेम इसी रीजन की वजह से ये आंसर भी हमारा इसी रीजन से आएगा। बोला गया है कि अगर किसी भी हम बार मैग्नेट को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास लेके आएंगे तो क्या होगा? तो बार मैग्नेट में क्या होगा? बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो जब भी हम बार मैग्नेट के पास किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेके आएंगे तो वो क्या करेगा? इसकी वजह से जो भी फील्ड होगा उसको रिपेल करेगा। तो इट मीन्स दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी रिपेल्ड बाई बोथ द पोल्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए, दैट इज रिपेल्ड बाई बोथ द पोल्स। सेकेंड क्वेश्चन हमारा सेक्शन डी से है और 5 मार्क्स का है। इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है दिस इज अ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट बायोट-सावर्ट्स लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है। यूज दिस लॉ to obtain an expression for the magnetic field at the center of circular loop of radius a and carrying a current I. फिर हमें इस बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करना है to obtain the expression for magnetic field at the center of circular loop. Then draw the magnetic field lines for a current loop indicating the direction of magnetic field. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ से।
तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है? बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये एक आपका मान लो कि करंट का डायरेक्शन है। ओके, सपोज मैं इस एंड को अगर x मान लूं और इसको y मान लूं, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम x टू y। ओके, अब अगर मान लो कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करें, ठीक है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, एंड दैट एलिमेंट इज नोन एज द करंट एलिमेंट, और इसको हम लिखते हैं आई डी एल से। ठीक है, किससे लिखते हैं? आई डी एल से। तो अब इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट से किसी भी पी पॉइंट पे, किसी भी पी पॉइंट पे फील्ड जो होगी वो क्या होगी? छोटी सी फील्ड होगी, दैट इज डीबी। तो इस डीबी की जो वैल्यू होगी दैट इज डिटरमाइंड बाय द बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट से किसी भी पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, ये बताता है बायोट-सावर्ट्स लॉ। ओके, तो हमने क्या किया है, हमने पी पॉइंट कंसिडर किया है। सपोज दिस पी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, और करंट हमारा कैसे फ्लो कर रहा है? फ्रॉम एक्स टू वाई। ओके, सो ये जो हमारा करंट एलिमेंट है उसकी भी डायरेक्शन कैसे होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इनके बीच में, उसको मान लेते हैं कि एंगल क्या है? थीटा। तो अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट्स लॉ, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट will be directly proportional to the current element, directly proportional to the sine of theta. Theta is the angle between this current element, the direction of current element, and this r vector. Okay, and this dB will be inversely proportional to the r square. Okay, so if we will combine these three equations, अगर हम इन तीनों equations को combine करेंगे तो dB क्या होगा? That is I dl sin theta divided by r square. अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा? इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो सपोज यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है दैट इज द के, सो द एक्सप्रेशन विल बी के आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा है क्या। सो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, कि हम किस सिस्टम ऑफ यूनिट में अपना डीबी का एक्सप्रेशन लेके चलेंगे। हमारे पास जनरली क्या होता है? दो टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। द फर्स्ट वन इज द एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड द सेकंड वन इज द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, सो एसआई यूनिट में क्या होगा कि जो हमारा के है इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, एंड इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 10⁻⁻⁷। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट है दैट इज नोन एज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सो दैट इज अ permeability of free space। ठीक है, अगर हम किसी अनदर मीडियम की बात करेंगे, मतलब सपोज ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम किसी अनदर मीडियम में रखा हुआ है, मतलब ये फ्री स्पेस में अगर नहीं है, तो यहाँ पे जो म्यू नॉट है उसकी जगह पे क्या यूज होगा? म्यू, दैट विल बी द परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। ओके, सो इन द केस ऑफ एसआई यूनिट वी विल टेक द वैल्यू ऑफ के म्यू नॉट बाई 4 पाई, दैट इज 10⁻⁻⁷। बट इन द केस ऑफ सीजीएस यूनिट this constant will be 1। ओके, सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है उस वो क्या लेके चलते हैं? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इट मीन्स एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमारा डीबी होगा वो क्या आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये तो हमारा आया कि जो एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, मीन्स व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डीबी। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है? मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम जनरली यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। सो इस रूल से हम कैसे निकालेंगे? So according to the right hand thumb rule, if we will hold the current carrying conductor in our right hand, so suppose this is a current carrying conductor, okay, so if we hold this current carrying conductor in our right hand in such a way that the thumb is pointing in the direction of current, so यहाँ पे आप देख सकते हो thumb कैसे point है current की direction में, such that the thumb is pointing in the direction of current, then the direction of curled fingers will give the direction of magnetic field। ओके,
So what the right hand thumb rule says? It states that if we hold a current carrying conductor in our right hand such that thumb is pointing in the direction of current, then the direction of curled fingers will give the direction of magnetic field. ओके अब इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमने क्या लिया कि अगर थंब हमारा जो है वो करंट की डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन ऑफ कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट अगर हम कर्ल्ड फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट माने देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि बायोट सावर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एंड उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमसे बोला गया था यूजिंग द बायोट सावर्ट लॉ कैलकुलेट ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर magnetic field at the center of circular loop ओके। तो हमें क्या करना है, बायोट सावर्ट्स लॉ के एक्सप्रेशन को यूज करना है और किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम एक करंट लूप मान लेते हैं। सो सपोज दिस इज द करंट लूप, करंट इज इनकमिंग फ्रॉम हियर एंड आउटगोइंग फ्रॉम हियर, ओके। तो ये हमारा एक करंट लूप है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप, ठीक है। अभी हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है बायोट सावर्ट्स लॉ। तो हमें पता है कि जब भी हम बायोट सावर्ट्स लॉ को यूज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वायर पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट पहले कंसिडर करेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा करंट एलिमेंट। अब करंट की डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इस करंट की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो कैसे होगा, इसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। सो इट मीन्स the direction of our this current element ideal will be along the tangent। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कहाँ पे करना है, इस सेंटर पे करना है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो सेंटर का पॉइंट है वो O है। तो अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, इस करंट एलिमेंट से इस O पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डेट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ओके। सो जो dB होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द बायोट सावर्ट्स लॉ, इस छोटे से करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप, ओके। अब हम बात करते हैं इस थीटा की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थीटा देखें तो थीटा कितना होगा, दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द रेडियस। तो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो इट मीन्स हमारा जो थीटा यहाँ पे है वो कितना है, डेट इज द 90 डिग्री। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा मीन्स साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अब हमारा जो dB का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, और साइन थीटा तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। सो ये जो हमारा dB आ रहा है वो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से आ रहा है। अब हमें अगर इस पूरे सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इस dB, ये जो dB आ रहा है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इस छोटे से पार्ट से जो फील्ड है वो dB है, तो पूरे से क्या होगा, इसका पूरा इंटीग्रल क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स का समेशन, ओके। तो हमें क्या करना होगा, पूरे सर्कुलर लूप के लिए एक एक छोटे छोटे पार्ट्स को, सारे पार्ट्स को कंसीडर करना होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dB का इंटीग्रल। सो द इंटीग्रल ऑफ dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई हमारा कांस्टेंट है,
रेडियस भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल किसके ऊपर होगा, डीएल के ऊपर, राइट। अब अगर हम इस डीएल को देखें तो छोटे छोटे डीएल पार्ट्स को ऐड करते जाएंगे तो क्या पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो इट मीन्स जो डीएल आएगा वो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। तो ये क्या आएगा, सर्कमफेरेंस। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, और डीबी का इंटीग्रेशन करके बी आ गया, दैट इज द टोटल फील्ड। तो बी कितना आया, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ओके, सो सेंटर ऑफ लूप पे जो सॉरी द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये किस पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप, एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। ओके, सो जितना ज़्यादा आई की वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे। एंड जितना बड़ा रेडियस लेंगे, अगर हम इस रेडियस को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम, और अगर हम रेडियस को छोटा लें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास छोटे रेडियस का लूप है, एक सर्कुलर लूप है, और एक बड़े रेडियस का सर्कुलर लूप है, ओके, और एक बड़े रेडियस का सर्कुलर लूप है, और अगर मान लो कि दोनों में करंट सेम अमाउंट में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें भी आई और इसमें भी आई, एंड सपोज दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2, ठीक है, तो किसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी सेंटर पे, फर्स्ट वाले में, क्योंकि रेडियस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। तो जिसका रेडियस कम उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। तो ये तो हो गया हमारे मैग्नीट्यूड की बात कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा सेंटर पे। ओके, अब लेकिन हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आएंगी उसका कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा, और यही क्वेश्चन हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट में। हमें लास्ट वाले पार्ट में क्या बोला गया है कि इस सर्कुलर लूप से जो भी फील्ड लाइंस जनरेट होंगी उस फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है और फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताना है। तो करते हैं। तो सपोज इफ दिस इज द सर्कुलर लूप, ये हमारा सर्कुलर लूप था, ठीक है, और करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब अगर हम इस सर्कुलर लूप के इस वाले पार्ट को कंसीडर करें तो इस वाले पार्ट पे जो सर्कुलर लूप का वायर है वो कैसा बिहेव करेगा, एक स्ट्रेट वायर की तरह। और हमें पता है कि कोई भी अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके सराउंडिंग में फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना। तो जो फील्ड लाइंस है वो कैसी होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसका मतलब है कि ये जो वायर है, इस वायर के अगर हम बिल्कुल पास में मैग्नेटिक फील्ड्स को देखें तो वो कैसी दिखेंगी, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही इस वाले के पास भी कैसा आएगा, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही हम इस लूप के सेंटर पे आएंगे जो हमारी फील्ड लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स हमारी ऐसी दिखेंगी। अब हमें बताना है कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड लाइन्स। तो मैंने अभी लास्ट वाले पार्ट में बताया था कि डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर हम अपने राइट हैंड में, इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अवर राइट हैंड एंड इफ थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और फिर मैंने आपको बोला था कि इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर हम अपने राइट हैंड के कर्ल्ड फिंगर्स को, if we take the direction of curled fingers as the direction of current, then thumb will give the direction of magnetic field lines. ओके, सो आप अपने अभी राइट हैंड को करके देखो। अभी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो मैंने डायरेक्शन माना है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब कि जो आपके डायरेक्शन ऑफ कर्ल्ड फिंगर्स है वो ऐसी होनी चाहिए। ओके, तो क्या जो थंब है वो डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस वायर के जस्ट पास में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी उसमें जो डायरेक्शन कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, डाउनवर्ड, ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस होंगी। और यही फील्ड ऑफ लाइंस अगर ऐसे मूव करके जाएगी तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। ओके, तो जो फील्ड लाइंस है ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये डाउनवर्ड होगा। ओके, तो जो फील्ड लाइंस है हमारी वो उनकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। अभी अगर आप इस वाले लूप में देखोगे तो जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है।
तो अभी आप अपने कर्ल फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करके देखो, थंब कैसे जा रहा है, थंब का डायरेक्शन कैसा होगा, थंब का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा ऊपर की तरफ, और अभी आप देखो सारे फील्ड लाइंस को कैसे मूव कर रहे हैं ऊपर की साइड, अपवर्ड, है ना, और अपवर्ड है तो इसलिए इसका डायरेक्शन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एक न्यूमेरिकल दिया गया है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्पीड ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज 10⁻⁻10 मीटर, फाइंड द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। तो सपोज दिस इज द न्यूक्लियस and electron is revolving around this nucleus in a circular orbit with speed of 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, अगर इलेक्ट्रॉन है आपका और इलेक्ट्रॉन मान लो कि ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, अलोंग द टेंजेंट। हर एक पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अलोंग द टेंजेंट, तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होगी, है ना, तभी तो सर्कुलर पाथ बनेगा। अब क्या बोल रहा है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मतलब कि जो स्पीड है, that is 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 10⁻⁻10 मीटर, और इसका जो रेडियस है that is r, it is 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपने क्या करंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, करंट कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, डेट इज द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, 1e, 1e मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे बात आती है टी की, कि टी क्या होगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन जब एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट करेगा तो क्या उसका टाइम जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू ऑफ टी चाहिए ताकि हम इसका करंट निकाल सकें। तो अब देखते हैं कि हम टी कैसे निकालेंगे। तो टी निकालने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, रेडियस एंड वेलोसिटी, रेडियस एंड स्पीड। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे v इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा, जितना इसका सर्कमफेरेंस है, तो डेट इज द 2πr, एंड डिवाइडेड बाई टी मतलब जो इसका टाइम पीरियड होगा वन रिवॉल्यूशन का। तो अब अगर हम यहाँ से देखें कि हमारा टी कितना होगा, सो डेट इज 2πr डिवाइडेड बाई वी। अब इस टी के एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे आई के एक्सप्रेशन में, और यहाँ से हमें आई पता चल जाएगा कि क्या होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, टाइम हमारा आ गया 2πr डिवाइडेड बाई वी। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 2, पाई कितना होता है 3.14, रेडियस कितना है 10⁻⁻10, और यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में लिख दिया, सेंटीमीटर में होता तो सबसे पहले मीटर में इसको कन्वर्ट करते। ओके, वेलोसिटी कितना है, मतलब स्पीड कितना है 10⁻⁷। अब हमें क्या करना है, छोटा सा ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से हमारा करंट की का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। क्या 2 से ये 1.6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.8, और आप एक बार 0.8 को डिवाइड करके देखो 3.14 से कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 0.2547। अब बात करते हैं 10 की पावर की। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितना है -19, यहाँ पे 10 की पावर है 7, तो -19 से जब 7 को 7 और -19 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -19 + 7, ये आपका कितना आ जाएगा -12, और ये जो 10 की पावर -10 है ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये आपका कितना आया 0.2547 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या आएगी, एम्पियर। तो इस एक्सप्रेशन को क्या हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 10⁻⁻2 है और अगर हमारे पास 10 की पावर -3 आ जाए तो हम इसको मिली एम्पियर करके लिख सकते हैं, है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो आई हमारा कितना आएगा अगर हम ऐसे लिखना चाहेंगे तो हमारे पास था 0.2547 10⁻⁻2। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.547, और ये 10 अगर ऊपर गया तो 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया। अब क्या ये पूरा पार्ट मिलके क्या बन जाएगा, मिली एम्पियर बन जाएगा। तो हमारा करंट कितना आएगा 2.547
मिली एम्पियर। ये हमारा था आंसर। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से सेक्शन डी से है, 5 मार्क्स का। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर केप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब कि हमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है, उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है और फिर निकालना है कि उस पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। स्टेट द रूल विच इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, गिव द कंडीशन अंडर विच द फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या लेना है, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर लेना है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं। सो सपोज दिस इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ओके, अब मान लेते हैं कि ये एक्सिस है इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है लेफ्ट टू राइट। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन, अगर करंट हमारा लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट हमारा लेफ्ट से राइट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो अब हम मान लेते हैं कि इस कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, दैट इज द बी। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, बी। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर के लेंथ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन magnetic field between magnetic field and the length of conductor. ओके, तो अब क्या होगा, अगर हम इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो हमें पता है कि जब भी किसी भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो इस फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। और यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। सो दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ई वी डी क्रॉस बी। और वी डी हमने क्यों लिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स एक्ट हो रहा है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे वो कितना है, माइनस ई वी डी क्रॉस बी। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो सपोज देयर आर n number of electrons in this conductor। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड लेट n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल n को हमने क्या माना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखें इन टर्म्स ऑफ दिस नंबर डेंसिटी तो ये कितना आएगा, n इंटू वी। सो इट मीन्स वी हैव द n इंटू वी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर। ओके, सो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है डेट इज द माइनस ई वी डी क्रॉस बी, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स मिला के कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, इट विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स ई वी डी क्रॉस बी। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है इतना, तो n इलेक्ट्रॉन पे के लिए क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हमें पता है कि जो करंट फ्लो होता है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से वो कितना होता है, a इंटू एन इंटू ई इंटू वी डी। ये हमें करंट वाले चैप्टर से पता है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है इट इज इक्वल्स टू ए एन ई इंटू वी डी। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों साइड में L से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, a इंटू एल एन इंटू वी डी। और यहाँ पे जो n इंटू ए इंटू एल है, क्या ये कैपिटल N के इक्वल होगा, क्योंकि ये n तो हमारा नंबर डेंसिटी है,
एंड v इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। सो ये जो पूरा का पूरा टर्म है हमारा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल N से, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, NeVd। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ऊपर का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, I इंटू एल इज इक्वल्स टू NeVd, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b से। सो ये हमारे पास क्या आएगा, NeVd क्रॉस b, राइट। अब क्या हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर देखें तो क्या ये नेट फोर्स के इक्वल है, F नेट। तो मतलब कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है हमारा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, टोटल फोर्स से। और ये जो टोटल फोर्स आ रहा है वो किसका आ रहा है, इस पूरे स्ट्रेट कंडक्टर का आ रहा है ना, इस पूरे स्ट्रेट कंडक्टर का, बिकॉज हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर लिया है। जितने भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में थे उन सारे इलेक्ट्रॉन से जो फोर्स आ रहा है दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्ट्रेट कंडक्टर। सो इसका मतलब है कि इस स्ट्रेट कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा इट इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। Okay, so when a current carrying conductor is placed in external magnetic field, then force acting on this conductor is equals to I L cross B, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, I L B sin theta. Okay, so this is our force acting on this straight conductor. अब हमें क्या बोला गया है, हमसे पूछा गया है कि ये जो फोर्स एक्ट होगा इस कंडक्टर पे उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा है, आपने सुना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, सुना है, सबने सुना होगा। सो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या बोलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही सिंपल सा रूल है। क्या बोलता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको याद रखना है, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड। ये बोलता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करें, ओके, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करें, दैट इज द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। ठीक है, हम अपने हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। ओके, ड्राइंग तो उतना अच्छा नहीं है बट आई थिंक समझ तो आ ही जाएगा। सो इफ वी विल स्ट्रेच द 3 फिंगर्स ऑफ अवर लेफ्ट हैंड, दैट इज द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, in such a way that these 3 fingers are mutually perpendicular to each other। ठीक है, मतलब कि ये तीनों जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे से कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, देन इफ द मिडल फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, and if the first finger is representing the direction of current, then this thumb will give the direction of force। ठीक है, तो ऐसे करके आप फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हो। अब आपसे इसमें पूछा गया है, गिव द कंडीशन अंडर विच द फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके, तो हमें बताना है कि जो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पे वो मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ ताकि हम मैक्सिमम और मिनिमम वाला पार्ट यहाँ पे लिख सके। सो बात किया गया है मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स की, तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फोर्स है वो क्या है, दैट इज द IPL साइन थीटा, और फोर्स को अगर मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो फॉर F टू बी मैक्सिमम दिस साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू 1, और 1 कब आएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स कंडक्टर पे मैक्सिमम लगेगा, सपोज इफ दिस इज द कंडक्टर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टर। जब ये एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस स्ट्रेट कंडक्टर के परपेंडिकुलर होंगी, तो जो फोर्स एक्ट होगा इस कंडक्टर पे वो क्या होगा, मैक्सिमम। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम फोर्स, इट इज ILB
साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना हो जाएगा 1, सो इट इज इक्वल्स टू ILB। ओके, अब हम बात करते हैं मिनिमम फोर्स की, F मिनिमम। तो F मिनिमम होने के लिए क्या होगा, साइन थीटा मिनिमम होना चाहिए, और साइन थीटा मिनिमम कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो 0 और 180 का मतलब क्या है कि इफ दिस इज द कंडक्टर, then either the direction of magnetic field should be parallel to this conductor or anti-parallel to this conductor। ठीक है, तो आइदर जो फील्ड हमारा है वो इस करंट में, इस स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके या तो पैरेलल डायरेक्शन में होना चाहिए या तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो फोर्स हमारा होगा वो क्या होगा, मिनिमम। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस मिनिमम फोर्स, इट इज ILB साइन 0 डिग्री, एंड साइन 0 कितना होता है 0, सो फोर्स मिनिमम कितना होगा 0। ओके, so maximum force will be ILB when this magnetic field is perpendicular to this straight conductor, and minimum force will be 0 when when the field lines are parallel or anti-parallel to this straight conductor। अब इसके दूसरे पार्ट में हमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा गया है, टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A and B आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो वायर्स हैं, that is A and B, and these wires are 2.5 centimeter apart in air. They carry 5 ampere in 2.5 ampere current respectively। तो एक में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे में 2.5 एम्पियर का, इन अपोजिट डायरेक्शन, और इनके जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वायर ए ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर बी। ठीक है, तो हमें ए से बी के 10 सेंटीमीटर के लेंथ पे, मतलब बी वायर का जो 10 सेंटीमीटर का पार्ट होगा उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी पैरेलल वायर्स में अगर दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका मतलब क्या है, द वायर्स विल रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, तो इन वायर्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। ओके, और हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ हम कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू पता है 10⁻⁻⁷ होता है, 2 है, I1 कितना है 5, I2 कितना है 2.5, और डिस्टेंस कितना है दोनों वायर्स के बीच में, दैट इज 2.5। ठीक है, अब ये जो 2.5 है वो किस में है, इट इज इन द सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2। तो क्या 2.5 से 2.5 कैंसिल हो गया, कितना आया 10, 10⁻⁻7, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻²। ठीक है, तो 10⁻² प्लस 10⁻1 10⁻3, और -7 प्लस 3 कितना आएगा 10⁻⁻4। सो दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मतलब कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या बोलता है कि ये दोनों जो वायर्स हैं वो एक दूसरे के पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना आ रहा है 10⁻⁻4। ये जो फोर्स आया है वो दोनों वायर्स की वजह से आया है। ठीक है, बिकॉज दीज वायर्स फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितना फोर्स ये वाला वायर इसके यूनिट लेंथ पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला वायर इसके पर यूनिट लेंथ पे लगाएगा। ओके, सो नाउ वी नो व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द वायर्स। अब हमें क्या निकालना है कि ए की वजह से बी वायर के 10 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना फोर्स होगा। ठीक है, सो वी नो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। नाउ वी नो द 10 सेंटीमीटर पे हमें निकालना है, तो पर यूनिट पे 10⁻⁻4 है तो 10 में कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट इट इज इन द सेंटीमीटर, सो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, सो ये आएगा 10 इंटू 10⁻⁻6, सो दिस इज 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये भी हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, दिस इज द फोर्स। ओके, सो द फोर्स इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5, पर यूनिट पता है क्या होगा, न्यूटन। ओके, थैंक यू।